हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट डीपीपी, जिसमें आज बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी पे कि थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए, हम लोग स्टार्ट वहीं से करते हैं, प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिकली हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है हमारे पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इस इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में आप जानते होंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नॉट डिपेंड ऑन मास और साइज, यानी कि मास या अमाउंट चेंज करने पर साइज चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड ऑन मास ऑब्लिक साइज, यानी कि अगर हम उनकी मास या साइज में चेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि दोनों के एग्जाम्पल को देखें, अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को देखें, जैसे कि टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर में थोड़ा सा अमाउंट हो या ज्यादा सा अमाउंट हो, टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि हम बात करते हैं प्रेशर की, बात करते हैं डेंसिटी की, बात करते हैं कंसंट्रेशन की, बात करते हैं वेपर प्रेशर की, बात करते हैं सरफेस टेंशन की, बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, बात करते हैं पीएच की, बात करते हैं ईएमएफ की, बात करते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें ये डिपेंड नहीं होता है उसके अमाउंट, उसके मास, उसके साइज पर। ये सब के सब जो होते हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला एग्जाम्पल तो मास ही है, वॉल्यूम है, इंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, गैस एनर्जी है, एंट्रोपी है, एसेट्रा एसेट्रा। क्लियर है ये सारी चीजें? तो आप समझ गए होंगे ना? क्लियर? तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव समझ में आ गया आपको। तो चलिए हमारे पास में क्या ढूंढना है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो मास क्या है? मास हमारे पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम देखो हमारे पास में क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंसर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? थर्ड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, पुराने वाले से रिलेटेड है। आउट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंट्रोपी, पीएच एंड ईएमएफ ऑफ द सेल द इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर। अब आप देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंट्रोपी क्या है? इंट्रोपी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। थोड़ी देर पहले देखिए, अभी मैंने बताया ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने बोला इंट्रोपी, ये इंट्रोपी है, दैट्स मीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पीएच क्या है? पीएच इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ भी कैसा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? देखो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, पीएच हो जाएगा और ईएमएफ हो जाएगा, यानी कि तीन है हमारे पास में। तो फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जो कि मास पर डिपेंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? A tightly closed thermoflask contains some ice cube. This constitutes, यानी कि आपके पास में कोई इस टाइप का एक फ्लास्क है, टाइटली क्लोज थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क समझ लो ना, थर्मो का मतलब जो हीट को सप्लाई ना कर सके, यानी ट्रांसफर ना कर सके। क्लियर है? हीट को ट्रांसफर ना कर सके। तो इसके अंदर आइस रखी हुई है, और अब जब इनके अंदर आइस आप रखोगे तो ये आइस एज इट इज रहेगी, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और क्योंकि ये फ्लास्क है तो नेचुरल सी बात है, हीट ट्रांसफर नहीं होना है, तो इसके लिए इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। और जब अगर क्लोज कर दोगे तो उस कंडीशन पे मास भी ट्रांसफर नहीं होगा। और जब ऐसी कंडीशन होती है, हीट और मास दोनों ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम।
अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है? दैट्स मीन ओपन सिस्टम, फिर दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये कौन सा होगा? क्लोज तो है, बट क्योंकि आइस रखी हुई है टाइटली क्लोज आइस है, तो यानी कि आइस अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, और ऐसा ही रखते ही अपन लोग, ऐसे फ्लास्क लेते ही है तो हीट एक्सचेंज नहीं होती है, तो दैट्स मीन आइसोलेटेड सिस्टम वो कहलाएगा। क्लियर है? तो दैट्स मीन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच, देखिए अभी हमने बताया था आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वही है कि आप मास का ट्रांसफर ना कर सके, एक्सचेंज ना हो सके, ठीक है ना, ट्रांसफर ना हो सके, और साथ में आप हीट को भी ट्रांसफर ना कर सके। तो इसका मतलब है कोई भी एक्सचेंज ना हो सके, एक्सचेंज ना हो सके या ट्रांसफर ना हो सके। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो एक्सचेंज ना हो, ट्रांसफर ना हो, तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग। क्लियर है? क्योंकि ये कौन सा होता है? ये आपका पता है। ये कौन सा होता है? ये सिस्टम इसको बोलते हैं। और आउटर पोर्शन कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड द सराउंडिंग। होता है कि नहीं होता है? ये सराउंडिंग। तो इसके बीच में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो सिस्टम होता है दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? तो ये रहा हमारे पास में 4th क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट 5th की बात करते हैं। बहुत बेसिक सी चीज आज डिस्कस हो रही है, बहुत बेसिक से, और ये जरूरी है क्योंकि यही बेसिक चीजें आपको आगे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगी। अगर इसमें आप परफेक्ट हैं, अगर आप सिस्टम के बारे में जानते हैं, प्रोसेस के बारे में अगर आप जानते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोसेस कैरिड आउट इन परफेक्ट इंसुलेशन। देखो परफेक्ट इंसुलेशन का मतलब, परफेक्ट इंसुलेशन का मतलब जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो। क्लियर है? नॉट पॉसिबल। जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, तो हीट ट्रांसफर ना हो तो नेचुरल सी बात है, जब हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है, यानी Q इज इक्वल टू 0, और Q इज इक्वल टू 0 किसको डिफाइन करता है? दैट्स मीन एडियाबैटिक को करता है। तो यानी कि इसका मतलब ये जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। अब इसे आइसोथर्मल में क्या होता है? आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक में क्या होता है? जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर लिखा परफेक्ट इंसुलेशन, इंसुलेटेड होगा ना, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं? वो होते हैं जो हीट ट्रांसफर ना होते, यानी कभी हो सकता है Q इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट अब देखो वही चीज फिर से आ गई, वही चीज आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 कि एडियाबैटिक प्रोसेस कहाँ होगा? जहां पर Q इज इक्वल टू 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? जहां पर Q इज इक्वल टू 0 होगा। तो जहां पर Q इज इक्वल टू 0 होगा यानी कि हीट चेंज यहाँ पर ना हो, यानी कि हीट जो है वो कांस्टेंट हो, यानी दैट्स मीन इस जगह पर हम लोग बोलते हैं Q इज इक्वल टू 0। दैट्स मीन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये डेल्टा E इक्वल टू 0 कहाँ होता है? ये होता है आइसोथर्मल में। ठीक है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आप जानते होंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में अपन लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि डेल्टा E इक्वल टू कितना होता है? एन सी वी डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा T 0, तो यानी कि डेल्टा E जो होगा वो 0 होगा। दैट्स मीन इंटरनल एनर्जी। W जो होता है बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है? W डेल्टा नहीं लिखते अपन लोग इसको, ठीक है, अपन लोग इसको W लिखते हैं। और वर्क डन कब 0 होता है? जब हमारे पास में आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। ठीक है? तो W इज इक्वल टू 0 होता है। और डेल्टा V तो आप जानिएगा, ये भी किस में होगा? इसको भी आप क्या कह सकते हैं? आइसोकोरिक होता है। ठीक है? तो अब आप समझ में आ गए कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? नॉट अ स्टेट फंक्शन।
देखिए फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो फंक्शन बेसिकली हमारे पास में दो है। एक है हमारे पास में स्टेट फंक्शन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में पाथ फंक्शन होते हैं। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। यानी किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट यानी कि इसका मतलब यह है कि आप यहां पर खड़े हो ए पोजीशन पर और आपको बी पोजीशन पर जाना है, तो आप ए से बी पोजीशन पे कैसे भी जा सकते हैं, किसी भी चीजों से जा सकते हैं, उस पर डिपेंड ना हो, सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड हो, दैट इज द स्टेट फंक्शन। इसलिए स्टेट फंक्शन हमेशा चेंज को देखता है, चेंज को, और चेंज होता है तो इसलिए स्टेट फंक्शन जो भी होते हैं उनके आगे अपन डेल्टा लगा लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डेल्टा पी देखा होगा, डेल्टा वी देखा होगा, डेल्टा टी देखा होगा, डेल्टा एच देखा होगा, एसेट्रा। तो जिनके आगे डेल्टा लगा देते हैं दैट इज द स्टेट फंक्शन, है ना। पाथ फंक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिपेंड ऑन पाथ, कि किस रास्ते से आप चल रहे हो भाई, किस रास्ते से आप चल रहे हो। जैसे ए से बी पर अगर आपको जाना है तो फिर इससे गए हैं, इससे गए हैं, इससे गए हैं, तो तीनों जो पाथ हैं वो अलग अलग हैं। तो इसका मतलब तीनों में जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, जो फंक्शन होगा वो चेंज होगा, यानी कि पाथ चेंज दैट्स मीन फंक्शन चेंज। और यहां पर आपके पास में दो ही है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान रखना है आपको, हीट एंड वर्क डन। इसीलिए कभी भी डेल्टा क्यू नहीं लिखते हम लोग डी क्यू लिख सकते हैं लेकिन डेल्टा क्यू नहीं लिख सकते, डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिखते, इसीलिए हम लोग डी डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू फिजिक्स में लिख लेते हैं वो लोग, लेकिन हम लोग डी डब्ल्यू लिख सकते हैं या डब्ल्यू लिखते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, एक कंडीशन होती है जहां पर डेल्टा डब्ल्यू लिखा जा सकता है, फिर वो रिवर्सिबल वाली कंडीशन आती है, वो फिर आगे आप देखोगे। क्लियर? फिलहाल तो समझ में आ गया। तो ये नॉट अ स्टेट फंक्शन यानी पाथ फंक्शन ढूंढना है। तो इंटरनल एनर्जी देखो, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होती है, तो डेल्टा यू इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? ये स्टेट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फ्री एनर्जी डेल्टा जी जो होती है दैट इज ऑल्सो इज द स्टेट फंक्शन। वर्क डन ये जो है ये हमारा है पाथ फंक्शन, ठीक है। और इंथैल्पी डेल्टा एच जो है ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा स्टेट फंक्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अ स्टेट फंक्शन इज दैट, देखो मैंने अभी बताया था, तो स्टेट फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा? स्टेट पर, यानी डिपेंड्स ऑन स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि उस सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? दैट इज द स्टेट, डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन। तो विच इज यूज्ड इन द थर्मोकेमिस्ट्री? नो, इसका कोई लेना देना नहीं। विच ओबे ऑल द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? नहीं, इसका भी कोई लेना नहीं। क्वांटिटी whose value depend only on the state, हाँ देखो ये लिखा है ना, क्वांटिटी whose value depend only on the स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी ये देखो हमारे पास करेक्ट जवाब है, ठीक है। ये हमारा फिर क्वांटिटी विच इज यूज्ड द मेजरिंग थर्मल चेंज, नहीं थर्मल चेंज की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 क्या है? 9 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? बेसिकली थर्मो और डायनेमिक, ठीक है। थर्मो का मतलब थर्मल एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट है, और थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पढ़ते हैं चेंज ऑफ एनर्जी या एनर्जी डिफरेंस, यही तो समझते हैं यहाँ पर। तो ये एक टॉपिक है जिसमें स्टडी करते हैं एनर्जी सिस्टम का, एनर्जी का चेंज का, यानी कि जैसे मान लेते हैं सपोज यहाँ पर कोई हॉट बॉडी है, अब हॉट बॉडी जो है वो कूल हो रही है, यानी टेम्परेचर या एनर्जी जो हो रही है वो बाहर को प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट्स मीन इसका मतलब यहाँ पर जो कंडीशन हो रही है वो कौन सा पोजिशन को शो कर रहा है? वो थर्मोडायनामिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो बेसिकली होती है वो यही चीज है। तो कहने का मतलब है क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसीडर करते हैं? नहीं, ये से रिलेट नहीं है। एनर्जी डिफरेंस ऑफ द सिस्टम, हाँ ये देखो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस होता है। रेट का मतलब नहीं है, रेट तो केमिकल काइनेटिक्स में अपन देखते हैं। मास चेंज द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये तो फिजन विजन जो होता है उसमें देखते हैं। तो बेसिकली कौन सा हमारे पास ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या लिखा है, सम पीसेस ऑफ आइस आर प्लेस इन अ गुड थर्मोफोबिक फ्लास्क। वही कंडीशन है जैसे ये फ्लास्क है, इसमें अपन ने क्या कर दिया, कुछ आइस रख दी है, ठीक है, ये आइस हो गए, ये आइस हो गए, आइस के अपन ने पीसेस रख दिए इसमें। अब आइस के पीसेस रखते हैं तो बेसिकली क्या होता है इसमें, देखो हीट जो हीट होती है ना तो बाहर जा सकती है, क्लियर है, ना तो हीट बाहर जा सकती है, मास बाहर जा ही नहीं सकता क्योंकि क्लोज होगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये क्या होगा, वही चीज है, बस क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गई है, लेकिन सिस्टम कौन सा हो जाएगा, ये सिस्टम कौन सा कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है, समझ में आ गई बात, कौन सा सिस्टम कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि इसका मतलब है Q इज इक्वल टू, यहाँ पर हीट जो चेंज नहीं हो रही है तो इसको आप कह सकते हो Q इज इक्वल टू 0, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो तो वही बात जानते ही आप लोग। ओके, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी थर्ड ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11th है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो फिर वही चीज आ गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर से रिपीट कर लेते हैं, नॉट डिपेंड्स ऑन मास और साइज, ठीक है। तो अब आप देखो इंथैल्पी कैसा है, इंथैल्पी एक्सटेंसिव है, टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर बताओ बताओ, टेम्परेचर कैसा है, तुझे पहले बताया था, टेम्परेचर इंटेंसिव है, ठीक है। इंथैल्पी कैसा हो गया, एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है कि नहीं है, वॉल्यूम कैसा है, एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम देखो यहाँ पर वॉल्यूम लिखा है एक्सटेंसिव, टेम्परेचर कैसा है, इंटेंसिव है। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दैट्स मीन ऑल्सो इज द इंटेंसिव, ये दोनों इंटेंसिव है। तो इंटेंसिव की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन, दोनों इंटेंसिव है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर भी बात है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बताओ कौन कौन सी होगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात मैंने अभी बताया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन मास, ठीक है, मास और साइज। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, तो मास कैसा है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, क्लियर है। इंथैल्पी कैसा है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, एक्सटेंसिव है। एनर्जी कैसा है, एनर्जी वही इंथैल्पी, एनर्जी सारी इंथैल्पी और जितने टाइप्स ऑफ एनर्जी सबको डिस्कस कर दिया, तो एक्सटेंसिव है। तो इसका मतलब कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्लियर। तो मास हो गया, इंथैल्पी हो गया, एनर्जी हो गया, ये सभी जो है वो कैसे है, एक्सटेंसिव है। अब इंथैल्पी एनर्जी में सभी ले रहे हैं ना, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, गैस फ्री एनर्जी, एसेट्रा एसेट्रा सभी ले लेंगे, तो ये सब शो करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है करेक्ट रिलेशंस फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस दैट्स मीन Q इज इक्वल टू 0। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q जो होता है हीट ट्रांसफर नहीं होती है, तो दैट्स मीन Q इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा E इक्वल टू 0 कहां पर होता है, ये आइसोथर्मल में होता है, ठीक है। P डेल्टा V इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कहां पर होगा, ये आइसोकोरिक में होगा, आइसोकोरिक, क्योंकि डेल्टा V इक्वल टू 0 यहाँ लोगे ना, तो डेल्टा V इक्वल टू 0, तो P डेल्टा V ऑल्सो इक्वल टू 0, ये हमने आपको बता ही दिया, ये एडियाबैटिक में होता है। और ये कहाँ होता है, Q इज इक्वल टू W, ये कहाँ होता है, ये भी आपका आइसोथर्मल में होता है। आइसोथर्मल कैसे बनते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है कि नहीं होता है, तो आइसोथर्मल होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आइसोथर्मल यानी कि आइसोथर्मल में डेल्टा T 0, तो डेल्टा U 0, तो Q W के इक्वल होगा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, डिपेंड करता है कि उसमें वो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप देखोगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास में है, थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ DE, देखो ये क्या लिखा है, पहले तो इसको देखो, DE डिवाइड बाई DV एन T, इसका मतलब है, T का मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये मतलब है। तो DE डिवाइड बाई DV इज द फंक्शन है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट इज द वैल्यू। बेटा DE की बात करें या डेल्टा E की बात करें तो ये क्या होता है, NCV डेल्टा T होता है।
अब एक बात मुझे बताओ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ऑल्सो जीरो हो जाएगा। तो डीवी डिवाइड डीई डिवाइड बाई डीवी जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखोगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीरो ऑप्शन को यानी सेकेंड ऑप्शन को डिफाइन करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज। अब देखो बेटा, कोई भी अगर हमारे पास में गैस है, ठीक है ना, ये हमारे पास में इसमें आइडियल गैस रखी हुई है। अब सोचने की बात है, यहाँ पर ये आइडियल गैस है, ठीक है। अब इसका कोई पर्टिकुलर एक टेम्परेचर है टी है। अब इसमें आपने पिस्टन ले लिया, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये हमारा पिस्टन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो इसमें क्या करें कि ये बेसिकली जो है ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर दे। एक तो सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि जो इसकी वॉल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए, आइसोलेटेड वॉल होनी चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। पहली चीज तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो इसका मतलब हीट जो होगी वो ट्रांसफर नहीं होगी, पहली चीज तो ये। अब मुझे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए पिस्टन की दो कंडीशन है, या तो अंदर की ओर लगाओ यानी इसको कंप्रेस करो या एक्सपेंशन करो। तो कंप्रेस करें या एक्सपेंशन करें, तो इसको कंप्रेस अगर हम करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे तो नेचुरल सी बात है क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन ज्यादा होगा, तो कॉलिजन इंक्रीज करेगा, कॉलिजन इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, इन कंप्रेशन तो कॉलिजन इंक्रीज होगा, कॉलिजन इंक्रीज होगा तो नेचुरल सी बात है किसमें प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर में होगा, तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब बाहर हीट प्रोवाइड नहीं हो रही है तो नेचुरल सी बात अंदर जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज करेगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इसके लिए ये कौन सा प्रोसेस या क्या है ये, दैट इज कॉल्ड द एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये अपने को करना पड़ेगा तब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देखो ये एडियाबैटिकली ये कंडीशन हो गई, तो यार इसका मतलब प्रोसेस कौन सा हो गया, एडियाबैटिक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज। आइसोथर्मल, टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल टू जीरो हो गया, या टेम्परेचर ही यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक्सपेंशन करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चा, तो ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।